गरीब नई बहू का जादुई दवा। अरे माँ, मुझे नहीं बनाना ये खाना। ये चूल्हे का पूरा धुआं मेरे नाक और मुंह में जा रहा है। चुपचाप यहाँ बैठ और खाना कैसे बनाते हैं ये सीख। ससुराल जाकर क्या करेगी? वहां भी मुझे बुलाएगी क्या खाना बनाने के लिए? मुझे नहीं बनाना माँ खाना। मेनका, क्यों कविता बेटिया को परेशान कर रही हो? बाद में सीख लेगी ये खाना बनाना। आप चुप रहिए जी। बालक बेटी का कब रिश्ता आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। अगर ये ऐसी ही रही तो ससुराल जाकर तो हमारी नाक कटा देगी ये। बहू ठीक कह रही है हरिया। कविता बेटा अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है सीख ले। तुम लोग करो बात, मुझे काम पर जाने दो। देर हो रही है, मैं तो जा रहा हूं। ये है हरिया, जो जामनगर गांव में अपने छोटे से झोपड़े जैसे घर में अपनी मां दामिनी और पत्नी बेटी मेनका कविता के साथ रहता है। हरिया बहुत गरीब था। वो गांव के दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, जिसकी आमदनी रोज की 150 रुपए ही थी। तभी हरिया अपने काम पर चला जाता है। उसके जाते ही दामिनी मेनका से पूछती है, बहू तेरे पास कितने पैसे जमा हो गए? 2000 रुपए हो गए हैं माँ जी। अच्छा, मेरे पास 500 रुपए जमा हुए हैं। बहू तू हम दोनों के पैसे मिलाकर कविता की शादी में देने के लिए कविता के लिए एक गैस का चूल्हा लेकर आ। जी माँ जी, सही कहा आपने। हम सिलाई करके कितनी मेहनत से कविता के लिए दहेज जमा कर रहे हैं। बस अब किसी तरह से इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और इसकी शादी हो जाए। मेनका और दामिनी सालों से अपने घर में अपनी पुरानी मशीन पर उसी गांव के एक दर्जी के कपड़े सीने का काम करती थी। इस काम के कभी उन्हें 50 रुपए मिलते थे तो कभी 100 रुपए, और यही पैसा दोनों जमा करके कविता के लिए शादी का दहेज थोड़ा थोड़ा करके सालों से जमा करते आ रही थी। पर कविता बड़ी आलसी थी। वो सारा दिन घर में सोती रहती या तो बाहर घूमने चली जाती थी। गरीबी के चलते उसने पढ़ाई नहीं की थी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। फिर एक दिन कविता को उसी गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के सुंदर का रिश्ता आता है। सुनो मेनका और माँ, आज कविता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उसे अच्छे से तैयार कर देना। जी मैं कर दूंगी। बाकी आप उनके लिए खाने का इंतजाम कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद उनके घर पर उर्मिला महेश अपने बेटे सुंदर के साथ आते हैं। सुंदर अपने घर में अपने माता पिता महेश उर्मिला, बड़े भाई भाभी जानवी अजीत और 2 बहनों रिया दिया के साथ रहता है। सुंदर और अजीत शहर में एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे। तभी उर्मिला कविता को देखकर कहती है, हमें आपकी बेटी पसंद है तो शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों ना 1 महीने बाद हम आपके घर बारात लेकर आ जाएं। अरे वैसे तो ये बहुत जल्दी है, पर मैं राजी हूं। जी तो फिर रिश्ता पक्का हुआ। तो फिर मुंह मीठा कीजिए। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। फिर एक रात कविता अपनी दादी दामिनी के पास बैठी थी, जो उसे अपनी पुरानी संदूक का सामान दिखा रही थी। तभी दामिनी उस संदूक से एक पुराना तवा निकालती है। दादी, ये तो तवा है। ये तो काफी पुराना लगता है। हाँ बिटिया, ये तवा मुझे मेरी माँ ने दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। बिटिया, ये तवा तू अपने साथ ससुराल लेकर जाना। ये तेरी परदादी की निशानी है। इस तवे को तू हमेशा अपने पास रखना बिटिया। अगले दिन सवेरे अचानक दामिनी की मौत हो जाती है। दामिनी की मौत देखकर हरिया और सब खूब रोने लगते हैं। करीब 2 महीने बीत जाते हैं। दामिनी की मौत से हरिया ने कविता की शादी आगे बढ़वा दी थी। फिर कुछ दिन बाद कविता की शादी सुंदर से हो जाती है और कविता अपने साथ अपनी दादी का वो तवा लेकर अपने ससुराल आती है। फिर शादी के दूसरे दिन, कविता बहू, जानवी बहू, आज से रसोई के सारे काम कविता करेगी और जानवी बहू तू घर की सफाई और बाकी काम करेगी, ठीक है? ये क्या, जो काम मेरे लिए सबसे मुश्किल है वही काम मुझे मिला। कविता रसोई में आती है और उस सब के लिए चाय पराठे बनाने लगती है। उसने गैस के एक चूल्हे पर चाय का बर्तन रखा और एक चूल्हे पर पराठे डालने के लिए तवा रखा था। अब वो चाय और पराठे दोनों एक साथ बनाने लगती है। कविता पराठा बेलती है तो वो गोल की बजाय थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और एक तरफ चाय गर्म होकर उबलने लगती है। क्या मुसीबत है ये, मुझसे तो गोल पराठा डाला ही नहीं जा रहा। अरे बाप रे, चाय जैसे ही बर्तन के बाहर निकलने लगती है तभी कविता पराठा तवे पर रखकर गैस की आंच कम करती है। अब चाय को देखने के चक्कर में पराठा जल जाता है। क्या मुसीबत है ये। भाभी, चाय पराठे बने कि नहीं? जल्दी लाओ, भूख लगी है। हाँ रिया दिया दीदी, बस 2 मिनट और।
कविता हड़बड़ी में पराठे जला देती है क्योंकि उसे न गोल पराठे बेलने आते थे न सही से सेकने आते थे। थोड़े समय बाद कविता जितने पराठे डालती है वो सब जला देती है और चाय भी कड़वी हो जाती है। तभी कविता जले हुए पराठे और जली हुई चाय लेकर बाहर आती है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। बहू, तुझे पराठे बनाने भी नहीं आते क्या? ये कैसे जले हुए पराठे बनाए हैं तुमने? फिर क्या था, उर्मिला कविता को खूब खरी खोटी सुनाती है। थोड़े समय बाद कविता फिर रसोई में आती है और अब की बार कोशिश करके चाय और पराठे थोड़े सही बनाती है। थोड़े समय बाद उर्मिला कविता को रसोई में दोपहर के खाने की व्यवस्था करने भेज देती है। अरे बाप रे, अब खाना कैसे बनाऊं? माँ सही कहती थी कि कविता सीख ले सब अभी से। कविता खाना बनाने लग जाती है। इसी तरह उसके ससुराल वाले उससे तरह तरह की चीजें बनवाने लगे, जिसके चलते कविता सारा दिन रसोई में ही रहकर काम करने लगी। पहले ही दिन अपने ससुराल में इतना काम करके कविता की हालत खराब होने लगती है। रात के 12 बजे कविता रसोई से बाहर आती है। अरे बाप रे, रसोई का काम कर करके तो हालत खराब हो गई है मेरी। अगले दिन वो रसोई में तवे पर रोटियां डाल रही थी, तभी उसके हाथों से तवा गिरता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तवा कैसे टूट गया? अब क्या करूं? तभी उसे अपनी दादी के उस पुराने तवे का ख्याल आता है। अरे हाँ, मेरे पास तो दादी का तवा है ना, मैं उसी पर रोटियां बना लेती हूँ। कविता अपने कमरे से अपनी दादी का वो पुराना तवा लेकर रसोई में आती है और उसे गैस पर रख देती है। अब कविता जैसे ही उस पर पहला पराठा डालने लगती है तो उससे पहले ही एक पीली रोशनी के साथ तवे से बिना आटा अनाज के अपने आप ही कई सारे गोल गोल ताजे गर्मा गर्म पराठे निकल आते हैं। ये देख कविता दंग रह जाती है। अरे वाह, इतने सारे पराठे! पर ये पराठे इस तवे से कैसे निकल आए? तभी उस तवे से ताजे ताजे कई तरह के पकवान भी निकल आते हैं। ये देखकर कविता बड़ी खुश होने लगती है। अरे वाह, ये तो जादुई तवा है। इसके अंदर से तो हर चीज अपने आप ही निकल कर आ रही है। ये तो कमाल हो गया। दादी का ये तवा तो जादुई तवा निकला। इसका मतलब अब मुझे खाना और पराठे बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो तवा एक जादुई तवा था। तभी साक्षी उस तवे को छिपाकर रख देती है और सारा खाना लेकर बाहर आती है। इतना सारा खाना और गोल गोल पराठे देखकर सब बड़े खुश होने लगते हैं। अरे क्या बात है कविता बहू, तूने तो आज बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। सब खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। ये तो कमाल हो गया कविता, अब तो तेरे मजे ही मजे हैं। इसके बाद कविता रात का खाना बनाने रसोई में आती है और अपने जादुई तवे से मिनटों में ही कई सारा खाना लेकर वहीं रसोई में सो जाती है। इसी तरह कई महीनों तक चलता रहा। कविता अपने जादुई तवे से खाना निकालने लगी और सारा दिन आराम करने लगी। करीब 2 साल यूं ही बीत जाते हैं। अब कविता को तो काम करना ही नहीं पड़ रहा था, इसीलिए सारा दिन आराम कर करके वो काफी मोटी हो जाती है। इतनी कि उससे चला भी नहीं जाता था, क्योंकि अब उसका सारा खाना उसका जादुई तवा बनाकर उसे देता था। अब उर्मिला उसे बार बार बाहर टहलने जाने, काम करने और मोटापा कम करने की बात कहती थी। तभी एक दिन रात में कविता सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मोटापे की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। माँ! तभी सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर कविता का चेकअप करते हैं। कविता जी, ये सब क्या है? आप इतनी मोटी हैं, क्यों इतना ज्यादा वजन है आपका? आप सारा दिन खाती और सोती रहती हैं क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बहू तो हमेशा काम करती है। नहीं, ये काम नहीं करती। देखिए, खाकर और सोकर इनके शरीर पर कितना मोटापा आ चुका है। इनके हाथ पैर भी कैसे हो गए हैं। अगर इन्होंने काम करना, कसरत करना शुरू नहीं किया तो इनके हाथ पैर काम करना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कविता जी, आपको अब सारे काम अपने हाथों से करने होंगे। ये सुनकर कविता रोने लगती है। देखा ना कविता बहू, इसीलिए मैं तुझसे कहती थी कि तू घर के काम कर, कसरत कर, पर तू है कि मेरी सुनती ही नहीं थी। ये सब उस जादुई तवे के कारण हुआ है। जल्दी और आसान काम करने के चक्कर में मैंने अपने आप को ही तकलीफ में डाल दिया। अब से मैं उस जादुई तवे का सहारा नहीं लूंगी और हमेशा अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। उसके बाद कविता अपना जादुई तवा छुपा देती है और अब वो घर के सारे काम अपने हाथों से मेहनत से करने लगी। जिसके बाद एक ही साल में कविता पहले की तरह दुबली पतली हो जाती है। कविता को अब काम की आदत भी हो चुकी थी, जिसके बाद वो सारा काम, खाना बनाना, ये सब अपने हाथों से चुटकियों में करने लगी और अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।